हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10 में मैथ्स का अपना चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद हम अपने चैप्टर के सवालों पे आ चुके थे, जहां पे अभी तक हमने इस चैप्टर के बहुत सारे सवालों को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में कुछ और शानदार सवालों को सॉल्व करेंगे सर। तो अपने लेक्चर को इस तगड़े सवाल के साथ शुरू करते हैं सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सवाल एक अच्छा सवाल है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर यह सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो या तो 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। और इस सवाल के साथ अब आपके इस चैप्टर के सवालों का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है। अब यह सवाल पिछले सवालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा सवाल है। तो जो भी टेक्निक सवालों को सॉल्व करने के लिए जानते हैं सर, उनको यहां पे भी भली भांति अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं ताकि सवाल का डायग्राम बना पाए सर। तो सवाल में यहां पे कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर्स अवे फ्रॉम अ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो सवाल को पढ़ के क्या क्या समझ में आ रहा है। तो सवाल को पढ़ के मेन चीज यह समझ में आ रहा है सर कि ऑब्जर्वर एक लड़की है। जोक सपाट, देखो हर लिखा है, मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है ऑब्जर्वर एक लड़की है। आंटी भी हो सकती है, किसको पता है। चलो ठीक है, ध्यान से इमराद को समझना। जोक सपाट सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो यहां पे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और फिगर में कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि सारे कंफ्यूजन को इस सवाल के थ्रू क्लियर करने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, हर बात को समझने की कोशिश करना। देखो अगर मैं सवाल के लैंग्वेज की बात कर रहा हूं सर, तो सवाल में एक टावर का जिक्र हो रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है सर, टावर ऐसा तो नहीं होगा कि हवा में लेविटेट हो रहा होगा, हवा में लटक रहा होगा। टावर किस पे होगा सर? जमीन पे होगा। यानी कि मुझे जमीन बनाना पड़ेगा पहले सर। और मैंने आपको कई दफा यह बताया है कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, जमीन बनाने की जरूरत है। तो बाय डिफॉल्ट आप अपने ग्राउंड को, आप अपने जमीन को बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाओगे। जमीन बना लेते हैं पहले से। जमीन बना लिया, यहां पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ठीक है, अभी भी नहीं, थोड़ा सा और स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ अब ज्यादा स्ट्रेट लग रहा है। तो जमीन बना लिया सर। अब इसी जमीन के ऊपर हमारा टावर खड़ा है सर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगेन मैंने आपको एक पॉइंट बताया, हमेशा याद रखना कि कभी भी जमीन के ऊपर सवाल में किसी भी कंस्ट्रक्शन की बात हो रही होगी ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको यह मान के चलना है कि आपका जो जमीन पे बना हुआ कंस्ट्रक्शन होगा वो जमीन के साथ परपेंडिकुलर होगा। यानी जमीन पे हमारा जो टावर बनने वाला है सर, यानी कि जमीन पे हमारा जो टावर बनने वाला है सर, ये जमीन के साथ क्या मान के चलेंगे? परपेंडिकुलर होगा। टावर बना लिया सर, यही हमारा टावर है। अब देखो एक ऑब्जर्वर है जो कि टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। एक ऑब्जर्वर है सर जो कि टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। अब देखो सवाल में सबसे पहली चीज इंटरेस्टिंग यह है कि ऑब्जर्वर है कहां पे, यह लैंग्वेज से क्लियर नहीं हो पा रहा है। सवाल को पढ़िए थोड़ा सा। सवाल को पढ़ के यहां पे क्लियर नहीं हो पा रहा है सर कि आखिर मेरा ऑब्जर्वर कहां से टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन में याद रखिएगा हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चूंकि लैंग्वेज से आपको यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ऑब्जर्वर कहां पे है, आपको पता नहीं है ना कि ऑब्जर्वर हवा में है कि नहीं है, कि जमीन पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको यह मान के चलना पड़ेगा इस टाइप के सिचुएशन में कि आपका ऑब्जर्वर भी जमीन पे ही कहीं है। देखो अगर ऑब्जर्वर हवा में होता ना, अगर ऑब्जर्वर हवा में होता तो आपको अलग से कुछ लिख के बताया जाता कि भाई यहां कोई प्लेन है, प्लेन के अंदर ऑब्जर्वर है, या इस तरीके से। अब चूंकि यहां पे आपको ऑब्जर्वर के लोकेशन के बारे में कुछ भी डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इस टाइप के सिचुएशन में हमेशा आपको याद रखना है सर कि टावर जमीन पे बना है, ऑब्जर्वर भी जमीन पे ही कहीं है। अगर जमीन के अलावा कहीं पे ऑब्जर्वर होता ना, तो अलग से सवाल आपको लिख के बताता कि भैया प्लेन के अंदर है या पैराशूट के अंदर है, जैसा भी हो। अब चूंकि कुछ नहीं बोला है तो मान के चलना है कि जिस तरीके से टावर जमीन पे है उसी तरीके से ऑब्जर्वर भी जमीन पे है। इस पॉइंट को पहले नोट करिए कॉपी पे। तो पहला डाउट क्लियर कर लिया सर, किस टाइप के सिचुएशन में ऑब्जर्वर को कहां मान के चलना है। तो ऑब्जर्वर कुल मिला के मेरा जमीन पे है। अब देखो जमीन तो बहुत बड़ी है, मेरा ऑब्जर्वर कहीं पे भी हो सकता है जमीन पे,
मेरा ऑब्जर्वर जो है सर वो जमीन पे कहीं पे भी हो सकता है। तो मुद्दा यह है कि जमीन पे कहां है सर? क्या मुझे अपने ऑब्जर्वर के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया गया है? बिल्कुल बताया गया है। अब अगेन यहां पे दूसरा कंफ्यूजन का पॉइंट आएगा, ध्यान से सुनना। देखो यहां पे बताया जा रहा है सर मेरा जो ऑब्जर्वर है ना वो टावर से इतनी दूरी पे है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ना ये आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। ये कह रहा है सर आपका जो ऑब्जर्वर है वो टावर से इतना मीटर की दूरी पे। अब देखो टावर बहुत बड़ा है, तो अगर कोई मुझे बस इतना बोल देना कि टावर से इतना मीटर की दूरी, तो ये दूरी कई तरीके से हम दिखा सकते हैं। भावनाओं को समझना सर, टावर से इतना मीटर की दूरी ये भी हो सकती है सर, 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 ये भी हो सकती है। तो कई तरीके से टावर से इतना मीटर की दूरी की बात हो सकती है। लेकिन मैंने आप लोगों को हमेशा यह बताया है कभी भी किसी भी डिस्टेंस की बात हो ना तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही अज्यूम करके सोचना है। अब देखो अब जब इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में ले आओगे तो आप कह दोगे चलो ठीक है सर ने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे सोचना है, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कई तरीके से बनाया जा सकता है। अगर मैं टावर से इतना मीटर की दूरी परपेंडिकुलर दिखाना चाहूंगा सर, मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, 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 अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन हमने ये क्लियर कर लिया था सर कि हमारा ऑब्जर्वर है जमीन पे, यानी मुझे यहां पे अब समझ में आ गया है कि ये जो डिस्टेंस की बात हो रही है वो एक्चुअली मुझे अपने फिगर में कैसे शो करना है। अब मुझे समझ में आ चुका है सर कि चूंकि मेरा ऑब्जर्वर जमीन पे है तो ये जो मुझे बताया जा रहा है कि टावर से इतना मीटर की दूरी पे हमारा ऑब्जर्वर है, तो इस चीज को मुझे कुछ इस तरीके से दिखाना है, इस चीज को मुझे कुछ इस तरीके से दिखाना है कि मान लो यही वो डिस्टेंस है, यही वो दूरी है जिस दूरी पे मेरा ऑब्जर्वर यहां पे है, यहीं पे मेरा क्या है सर ऑब्जर्वर है, यानी कि मेरे टावर से 28.5 मीटर की दूरी पे। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो यहां पे ना सवाल देने वाले ने थोड़ा सा सोचा नहीं, उसको एक्चुअली यहां पे अच्छे तरीके से लिखना चाहिए था इतना मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, क्योंकि ये जब लिखता ना तो स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर होता कि ये जो दूरी नापी जा रही है ना ये मेरे टावर के बिल्कुल बॉटम से नापी जा रही है। तो ये सिचुएशन के लिए आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ता, सीधे क्लियर हो जाता। तो अगेन कॉपी पे एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि कभी कोई ऐसा सवाल आता है जहां पे इस तरीके की सिचुएशन बने और आपके टावर से डिस्टेंस की बात हो, आपके टावर से डिस्टेंस की बात हो रही हो और वहां पे फुट ऑफ द टावर मेंशन ना हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि वो जो डिस्टेंस है वो टावर के फुट से ही मेजर हो रही है। तो फुट वर्ड लिखे या ना लिखे, इस टाइप के सिचुएशन में बाय डिफॉल्ट आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है ना सर ये फुट ऑफ द टावर से ही मेजर हो रही है। इस पॉइंट को भी कॉपी पे नोट करिए। तो अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूं सर, सवाल देने वाले ने थोड़ा सा सोचा नहीं यहां पे और इस फुट वर्ड को स्किप कर दिया। अगर फुट लिख देता तो बहुत अच्छे से क्लियर होता कि भैया मेरा जो ऑब्जर्वर है वो टावर के पैर से इतना मीटर की दूरी पे, बड़ी आसानी से बना लेते बिना किसी दिक्कत के। लेकिन फुट वर्ड चूंकि नहीं लिखा है ना तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ रही है। लेकिन अपने सिचुएशन से हम यहां पे दिमाग में रखेंगे कि फुट वर्ड अगर नहीं भी लिखता है तो हमें यह मान के चलना है कि ये जो ऑब्जर्वर की दूरी टावर से बताई जा रही है ना ये फुट ऑफ द टावर से ही बताई जा रही। तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा सवाल होगा जहां पे किसी ऑब्जर्वर की दूरी किसी बिल्डिंग से किसी टावर से बताई जा रही होगी, तो कुछ ना सवाल बोले ना तो आपको यही मान के चलना है कि वो जो दूरी है वो फुट ऑफ द टावर से मेजर हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखिएगा, कॉपी पे लिख भी लीजिए। क्लियर है? अब देखो मुद्दे वाली बात क्या, ध्यान से सुनना। मुद्दे वाली बात यह है सर कि फुट ऑफ द टावर से ये जो 28.5 मीटर की दूरी पे मेरा ऑब्जर्वर है वो सिचुएशन इस तरफ भी पॉसिबल है सर, और यही सेम सिचुएशन जो है सर वो तो इस तरफ भी पॉसिबल है सर। दोनों ही तरफ मैं कह सकता हूं कि मेरा जो ऑब्जर्वर है ये फुट ऑफ द टावर से 28.5 मीटर की दूरी पे है, यानी इस केस को भी ले सकते हैं सर और इस केस को भी ले सकते हैं। मुद्दा यह है कौन सा केस लेंगे, तो यहां पे आपकी पर्सनल चॉइस होगी कि आप कौन सा केस लेना चाहते हो। आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हो, ऐसे भी बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपकी बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। आप चाहो तो ऐसे आगे बढ़ो, आप चाहो तो ऐसे आगे बढ़ो। तो मान लो मैं रैंडमली इस वाले केस को लेता हूं, इसको हटा देता हूं।
क्लियर है? अब ध्यान से यहां पे भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो यहां पे सर ऑब्जर्वर के हाइट के बारे में बात हो रही है, यानी कि मेरा ऑब्जर्वर एक पॉइंट ऑब्जर्वर नहीं है, ऑब्जर्वर की बकायदा हाइट के बारे में बात हो रही है। मुझे बताया जा रहा है सर कि मेरा जो ऑब्जर्वर है ये इतना मीटर टॉल है, यानी कि इस तरीके से मेरा जो ऑब्जर्वर होगा सर वो खड़ा होगा। थोड़ा सा और लंबा बना देते हैं, इस तरीके से मेरा जो ऑब्जर्वर होगा सर वो खड़ा होगा। सीधी लाइन कभी नहीं बनती यार, कभी नहीं बनती सीधी लाइन, हाफ बनी है थोड़ी थोड़ी। तो ये मेरा ऑब्जर्वर है सर, ऑब्जर्वर की हाइट बताई गई है 1.5 मीटर लंबा है मेरा ऑब्जर्वर। अब देखो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो तो अगर आप हाइट के साथ ऑब्जर्वर को ड्रॉ करोगे ना, तो अगेन आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना है कि ऑब्जर्वर जो है सर अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में, हमेशा याद रखना ऑब्जर्वर अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है तो जिस भी चीज के ऊपर खड़ा होगा ना उसके साथ परपेंडिकुलर बना रहा होगा। तो अगेन एक और बात को कॉपी पे नोट कर लीजिए और याद रखिएगा कि कभी भी अगर ऑब्जर्वर स्टैंडिंग पोजीशन पे कहीं पे भी खड़ा है तो जहां पे भी खड़ा होगा ना उसके पैर और जिस चीज पे खड़ा है उसके बीच में 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। ये बाय डिफॉल्ट आपको ये मान के चलना है। आपको अब ऐसा नहीं सोचना है कि ऑब्जर्वर माइकल जैक्सन है और ऐसे डांस के ट्विस्टेड पोजीशन में है, यानी आपको यह मान के नहीं चलना है कि ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा है। आपको यह मान के चलना है कि ऑब्जर्वर की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, वो बिल्कुल सीधा खड़ा है, यानी कुल मिला के ये भी परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट को भी कॉपी पे नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतनी कहानी सभी को समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए। अब देखो आगे क्या बात हो रही है सर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड देखते ही समझ में आ रहा है सर कि मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ होगा, और ये मुझे ऑब्जर्व भी हो रहा है। देखो कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, तो मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी अगर ऑब्जर्वर की हाइट को कंसीडर करते हो तो उस सिचुएशन में जो आपके हाइट का टॉपमोस्ट पॉइंट होता है, हम ये मान के चलते हैं कि उसी टॉपमोस्ट पॉइंट पे ऑब्जर्वर की आंखें हैं, और अगर अपनी आंखों से सीधा देखेगा तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। तो अगर अपनी आंखों से बिल्कुल सीधा देखेगा तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। तो आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल को डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हो, आप चाहो तो बिल्कुल फ्लैट लाइन से भी शो कर सकते हो। सर आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो वैसे हॉरिजॉन्टल बना लो, डॉटेड लाइन से बना लो या फिर पूरी सॉलिड लाइन से बना लो। मान लो मैं सॉलिड लाइन से अपना हॉरिजॉन्टल यहां पे बना देता हूं, मान लो यहां पे सॉलिड लाइन से अपना हॉरिजॉन्टल मैं बना देता हूं, बना दिया सर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बना दिया। अब मुझे पता है सर एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर डिप्रेशन ऑफ बात करने के लिए एक मेरा लाइन ऑफ साइट भी होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं क्योंकि सवाल ने मेंशन करके बताया है कि मेरा जो ऑब्जर्वर है सर वो टावर के टॉप को देख रही है। यहां पे बताया गया सर मेरी जो ऑब्जर्वर है वो टावर के टॉप को देख रही है। तो यहां पे सर ये इसके आंखों की पोजीशन है, इसको टावर के टॉप से ज्वाइन कर देंगे सर तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट आ जाएगा। और मुझे पता है ये बहुत अच्छे से सर कि मेरे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एक्यूट एंगल बनता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर डिप्रेशन होता है। इस केस के हिसाब से ये क्या है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां पे। और ऑब्जर्व भी हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ मेरा क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। क्लियर इतना सभी को? इतनी कहानी सभी को समझ में आ रही है? आनी चाहिए। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन इस सिचुएशन में कितना है बता दिया गया। क्या बताया गया है सर, तो 45 डिग्री है। तो फाइनली पूछा क्या जा रहा है सर, पूछा जा रहा है कि बताओ इस टावर की पूरी हाइट क्या होगी। आपसे इतना पूछा जा रहा है सर, सीधे सीधे बताओ टावर की हाइट क्या होगी। तो इतना डायग्राम सभी को समझ में आया क्या? इतना डायग्राम सभी को समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री पे चलते हैं, ध्यान से सुनना कि फिगर में क्या क्या इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 70% तो काम हो गया सर, अब अपने 30% काम पे सोचते हैं। तो ध्यान से बातों को सुनिएगा सर, बिल्कुल ध्यान से। देखो यहां पे, तो यहां पे अगर मैं चीजों को ऑब्जर्व करूं तो देखो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं इसको। मान लो मैंने P बोला, Q बोला, R बोला, S बोला, T बोला। अब देखो मेरे सामने ये जो क्वाड्रिलैटरल है ना RQTS, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये RQTS किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल है तो क्या जवाब दोगे? आपका तुरंत जवाब आना चाहिए सर कि ये क्वाड्रिलैटरल एक्चुअली में एक रेक्टेंगल है। क्लियरली आपको ये वाली चीज यहां पे दिखनी चाहिए। कैसे? थोड़ा सा ऑब्जर्व करते, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम साबित करने की कोशिश करते, ध्यान से देखना। देखो मुझे पता है सर ये जो है सर ये जमीन है बिल्कुल स्ट्रेट है और मैंने अपनी ये हॉरिजॉन्टल बनाई है। अब कॉमन सेंस की बात है सर, अगर मैं सोचूंगा
तो अगर मैं जमीन, स्ट्रेट जमीन पे खड़े होकर बिल्कुल सीधा देख रहा हूं, क्योंकि सीधा देखने पे ही हॉरिजॉन्टल बनता है, तो अगर मैं एक सीधी लाइन को अपनी आंखों से इमेजिन करूं सर, तो ये सीधी लाइन जमीन के साथ हमेशा पैरेलल होगी। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर एक सीधी जमीन पे खड़ा होकर मैं बिल्कुल सीधा देखता हूं, तो ये जो सीधी लाइन मिलेगी सर, ये सीधी लाइन जमीन के साथ क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। तो यहां पे समझ में आ रहा है सर कि ये इसके पैरेलल होगा, कंफर्म। इतना क्लियर है। अगेन एक और चीज यहां पे समझने की कोशिश करिएगा सर, समझिएगा भावनाओं को। अगर मैं यहां पे अपने बंदे को और अपने टावर को देखूं, मतलब अपने ऑब्जर्वर को और अगर अपने टावर को देखूं, तो मुझे दिख रहा है सर कि टावर यहां पे 90 डिग्री बना रहा है और ये जो ऑब्जर्वर है सर ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो यहां पे अगर मैं अपने पैरेलल लाइन के इस टाइप के एंगल वाला कंसेप्ट यूज कर दूंगा, जहां पे मैं पता है सर कि दो लाइनें अगर इस तरीके से बनी हो, एक ट्रांसवर्सल बना हो और यहां पे ये ट्रांसवर्सल बोल रहा हो कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो। क्या हमने ऐसा कंसेप्ट नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। तो इस कंसेप्ट से हम ये कह सकते हैं सर, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि एक ये लाइन है सर, एक ये लाइन है, ये कोई ट्रांसवर्सल जा रहा है और इन दोनों एंगल को ऐड करके मुझे दिख रहा है कि ये 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो। तो हमने ये भी साबित कर दिया सर कि ये जो है ये इसके पैरेलल होगा। और अल्टीमेटली मुझे दिख भी रहा है सर, मुझे दिख भी रहा है सर कि दोनों अगर इसी स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर है तो ये दोनों आपस में पैरेलल भी होना चाहिए। ऐसे मुझे नॉर्मली दिख भी रहा है सर। इतना सभी को क्लियर है? तो समझिएगा, तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है, इस क्वाड्रिलैटरल के दोनों अपोजिट साइड के पेयर आपस में पैरेलल साबित हो गया, यानी कि ये पैरेललोग्राम साबित हो गया। और पैरेललोग्राम के लिए हमें पता है सर कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और अब ऐसे भी जब मैं एनालिसिस करूंगा सर, तो मैं यहां पे बड़ी आसानी से सीधे सीधे बोल दूंगा कि चूंकि ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का ये एंगल 90, ये एंगल 90, ज्योमेट्री लगा देंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी 90 डिग्री साबित हो रहा है सर। यानी अल्टीमेटली ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल साबित हो रहा है सर। अब ध्यान दीजिएगा, तो पैरेललोग्राम साबित हो गया या फिर रेक्टेंगल साबित हो गया। इससे फायदा क्या मिला सर? ध्यान से देखिएगा। तो इससे फायदा ये मिल रहा है सर कि मुझे पता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों होंगे। तो अगर ऐसा है सर, तो अगर ये दूरी 28.5 मीटर है तो ये भी तो 28.5 मीटर हो जाएगी सर। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अगेन समझिएगा बात को, अगर ये दूरी 1.5 मीटर है सर, तो ये दूरी भी यहां से यहां तक 1.5 मीटर हो जाएगी सर। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। इतना फटाफट नोट डाउन करें। क्लियर है? अब देखो मुझे क्या निकालना है सर, तो मुझे यहां पे अपने टावर की पूरी पूरी हाइट को कैलकुलेट करना है सर। मुझे यहां पर अपने टावर की पूरी पूरी हाइट को कैलकुलेट करना। अब देखो क्या दिमाग लगाएंगे, अपने ओरिजिनल फिगर पे चलते हैं। यहां पे कहानी हमने इस छोटे से फिगर में समझ ली। अब थोड़ा सा अपने बुक वाले फिगर में इसी चीज को एनालाइज करते हैं। तो इसी टाइप का फिगर बन रहा है सर। तो हमने अभी भी देख लिया कि ये डिस्टेंस भी 28.5 मीटर होगा और इसी तरीके से चूंकि ये 1.5 मीटर है सर, चूंकि ये 1.5 मीटर है सर, तो ये भी यहां से यहां तक 1.5 मीटर होगा। ये भी हमने यहां पे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। मुझे क्या निकालना है सर? तो मुझे ये पूरी हाइट निकालनी है। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि पूरी में से इतना तो पता चल गया, अगर इतना कैलकुलेट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। यानी कि सर पूरी टावर की हाइट में से इतना तो पता चल गया है, इतना कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा काम बड़ी आसानी से यहां पे हो जाएगा सर। अब यहां पे देखो, अब ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं सर कि पहली नजर में ऑब्जर्व करके क्या दिख रहा है, तो आप तुरंत यहां पे कह दोगे सर कि पहली नजर में ऑब्जर्व करके मुझे दिख रहा है सर कि फिगर के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल छुपा है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल और साइड के टर्म में कुछ डेटा गिवन है। तो कौन सी मैथ्स होती है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड में एक साथ कंबाइंड वे में काम करती है? कहोगे सर टी रेशियोज ही वो मैथ्स होती है। अब मुद्दा ये सर, टी रेशियोज तो 6 होते हैं, यहां पे कौन सा अप्लाई होगा? तो अगेन कंसेप्ट अप्लाई कर दो कि हम अपने साइड वाले गिवन डेटा को और जो भी साइड का डेटा फाइंड आउट करना है, इन दोनों डेटा को कंबाइन करके ये सोचने की कोशिश करते हैं कि कौन सा टी रेशियो लगाना सही रहेगा। अप्लाई कर दो सर। तो जिस थीटा की बात हो रही है सर, उसके हिसाब से इसके सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा सर, ये मेरा हाइपोटेनियस का काम करेगा और ये मेरे बेस का काम करेगा सर। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं सर, तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि मेनली यहां पे जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड की कहानी चल रही है सर,
वो परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्मेट में चल रही है। तो परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्मेट में चल रही है सर, ठीक है। तो कौन से टी रेशियोज होते हैं सर जो कि डायरेक्टली परपेंडिकुलर बेस पे बात करते हैं? क्या दोगे सर? डायरेक्टली परपेंडिकुलर और बेस पे बात करने वाले दो टी रेशियोज होते हैं, एक tan, दूसरा cot। अगेन सिखाया है, जब sin cos tan से काम चल रहा हो तो रेसिप्रोकल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, tan से काम चलाते हैं सर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझने की यहां पे कोशिश करिएगा सर। तो इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED, यहां पे मैं कह दूंगा सर कि किसकी जरूरत पड़ेगी सर? tan की, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर। अब tan का फॉर्मूला होता है सर P बाई बी। तो फिगर के हिसाब से P क्या है सर? फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर है मेरा AE डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है सर? बेस है मेरा DE फिगर के हिसाब से। तो tan 45 बराबर यहां पे लिख देंगे AE डिवाइडेड बाय DE। क्लियर है सर इतना सभी को? अब देखो आगे, तो मुझे अपने बेसिक एंगल वाले टेबल से पता है सर कि tan 45 1 होता है। तो 1 बराबर AE जो कि मुझे कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय DE, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं। कितनी है? 28.5 मीटर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो मैंने यहां पे कैलकुलेट कर लिया कि AE बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि मुझे AE कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे पूरी पूरी टावर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे अब मैं लिखूंगा सर नाउ टावर्स लेंथ बराबर, टावर्स लेंथ बराबर क्या हो जाएगा सर? तो टावर की जो पूरी लेंथ यहां फिगर में H से रिप्रेजेंट हो रही है वो आपका सर है AB। यही पूरा AB तो टावर की लेंथ है सर, जो कि AE और EB के कॉम्बिनेशन से बना है, जो कि AE और EB के कॉम्बिनेशन से बना है सर। तो EB कैलकुलेट कर चुके थे, 1.5 मीटर है सर। यहां पे AB निकाल लिया, कितना है? 28.5 मीटर है सर। ये हमने इसको भी यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। तो यहां पे फाइनली जब जोड़ देंगे तो 28 प्लस 1 29, 29.5 प्लस 0.5 30 मीटर हो जाएगा। तो हमने अपने टावर की लेंथ को कैलकुलेट कर लिया है सर। कितना निकल के आ रहा है? 30 मीटर। फटाफट चीजों को यहां पे नोट डाउन करो। तो यहां से सवालों का लेवल अब थोड़ा सा बेहतर हो गया है सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितना भी सवाल में समझाया वो आपको क्लियर हुआ होगा। हर एक कंसेप्ट जो कि मैंने आपको यहां पे बताया ये आपको यहां पे समझ में आया होगा सर, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हम देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। तो ये कहानी सभी को समझ में आ रही है? समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए कंटेंट का पार्ट कैसे लिखना है सर, आप लोगों को ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। उस तरीके से प्रेजेंटेशन के फॉर्म में कंटेंट के पार्ट को लिखना आपका होमवर्क रहेगा। अब चलते हैं सर अपने नेक्स्ट सवाल पे, ध्यान से सुनिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, अगेन एक शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल। और अगर ये सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो जो भी सवालों को सॉल्व करने की हमने टेक्निक सीखी है सर, उन टेक्निक्स को यहां पे भी अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले फटाफट तरीके से सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं सर। सवाल यहां पे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position? अब एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो आपने कई बार ऑब्जर्व की होगी। क्या? बड़े ध्यान से सुनना। तो पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। तो सर पोल पे कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है जिसके कारण कई बार हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट चली जाती है। जैसे कभी वायर टूट जाता है, कभी वायर्स में शॉर्ट सर्किट हो जाता है पोल पे, कभी वायर्स किसी कारण से ओपन सर्किट हो जाता है, कभी पोल पे लगे ट्रांसफार्मर में इश्यू आ जाता है। तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं सर हमारे पोल्स में, हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जिसके कारण लाइट चली जाती है। तो हमारी ऑन अ जनरल पब्लिक की आदत होती है कि भैया कोई प्रॉब्लम हो गई है, इस कारण से लाइट चली गई। अब देखो आप लोग टेक्निकल बंदे हो, आगे जाके आप लोग अच्छी चीजें करने वाले हो, अच्छे गोल्स को अचीव करने वाले हो। तो आगे जाके जब आप लोग इंजीनियरिंग करोगे और उसमें भी मेरे जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे
तो आपको पता चलेगा कि वो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनका एक टेक्निकल नाम होता है। तो आज से उस टेक्निकल नाम की आदत डालिए। तो कोई भी पोल पे प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम मत बोलिएगा, क्या बोलिएगा? एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ है, या फिर कहो इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है। तो इस शब्द को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। मतलब आज से आपको यही टेक्निकल वर्ड यूज करने की आदत डालनी है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई है पोल पे, तुरंत क्या दीजिएगा? किसी तरीके का इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी लाइट गई हो आपके एरिया में, लोकेलिटी में, और आपने कभी किसी इंप्लॉय से बात की हो, तो वो इंप्लॉय कभी नहीं कहेगा सर वायर टूट गया इसलिए लाइट चली गई, सर ट्रांसफार्मर उड़ गया इसलिए लाइट चली गई। ऐसा कुछ नहीं कहेगा। वो कहेगा कि सर उस लोकेलिटी के पास जो हमारा सिस्टम है वहां पे एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ है, इसी वजह से लाइट चली गई है, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी देर में रिपेयर वर्क के बाद लाइट आ जाएगी। वो कभी भी ये सब शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वो बिल्कुल टेक्निकली इलेक्ट्रिकल फॉल्ट वर्ड का इस्तेमाल करता है। तो आज से आप लोग भी ये आदत डालने की कोशिश करिए। इतना समझ में आया? तो ये सिचुएशन बहुत प्रैक्टिकल है, हम लोगों ने कई बार देखी है सर, क्योंकि हमारे घरों के आसपास पोल्स होते ही हैं और बहुत सारे कारणों के कारण लाइट चली जाती है। तो पोल के रिपेयर वर्क के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रीशियन आता है या फिर इलेक्ट्रीशियन की टीम आती है सर। अब समझिएगा यहां पे भावनाओं को, सवाल की कहानी स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है सर, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पोल होगा वो हवा में उड़ तो नहीं रहा होगा, वो जमीन पे ही गड़ा होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि कभी भी इस चैप्टर में जमीन की सिचुएशन आए तो आपको बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना है कि आपकी जो जमीन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल फ्लैट है। तो इसी जमीन के ऊपर आपका पोल होगा सर। अब देखो, इंडिया में आपने बहुत सारे ऐसे पोल देखे होंगे जो कि टेढ़े होते हैं, मतलब या तो किसी कारण से टेढ़े हो जाते हैं या फिर कोई ट्रक वाले ने, बस वाले ने ठोक दिया, पोल टेढ़ा हो गया। तो इस टाइप का पोल नहीं है। तो यहां पे आपको डिफॉल्ट वाली कंडीशन मान के चलनी है, यानी कि आपको जैसा कि मैंने सिखाया था कि कभी भी ग्राउंड के ऊपर किसी कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो आपको मान के चलना है कि वो कंस्ट्रक्शन जमीन के साथ 90 डिग्री बना रहा है सर। यानी कि ये जो पोल है, जिस पोल में कहीं खराबी है और इसी पोल पे रिपेयर वर्क चलना है सर, ये पोल जमीन के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो सवाल ने आपको यहां पे बता दिया है कि पोल की पूरी ऊंचाई कितनी है। कितनी ऊंचाई है सर? तो 4 मीटर बड़ा पोल है। कितना है सर? 4 मीटर ऊंचा पोल है। ये आपको यहां पे सवाल ने बता दिया है। अब देखो, तो पोल पे कहीं पे खराबी आई है, तो हमारे इलेक्ट्रीशियन की टीम आई है इस खराबी को रिपेयर करने के लिए, रिपेयर वर्क के लिए। अब वो क्या करेगा? आपने देखा होगा सर कि पोल पे जब खराबी होती है तो एक सीढ़ी लगाते हैं पोल पे, जहां खराबी है उस हिसाब से, जहां पोल पे खराबी है उस हिसाब से वो पोल पे क्या करते हैं सर? एक सीढ़ी लगाते हैं। अब देखो, यहां पे पोल पे खराबी किस पॉइंट में है, कहां पे पोल पे रिपेयर वर्क करना है, ये आपको बता दिया गया है। आपको यहां पे बता दिया गया है सर, ध्यान से पढ़ना, कि ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट इतना मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। तो यहां पे आपको बताया जा रहा है सर कि आपके पोल का जो टॉप है ना, उस टॉप से 1.3 मीटर नीचे रिपेयर वर्क करना है। यहां पे बताया जा रहा है सर कि आपका जो पोल है, इस पोल से 1.3 मीटर नीचे, यानी मान के चलो यहां कहीं इससे नीचे 1.3 मीटर, यानी पोल के टॉप से इतना डिस्टेंस नीचे यहां कहीं पे रिपेयर वर्क करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन। यानी कि वो जो सीढ़ी लगाएंगे सर, इस तरीके से लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है सर, यानी कि वो जो सीढ़ी लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे, तभी तो सीढ़ी पे चढ़ के यहां पे बैठ के वो रिपेयर वर्क को कर पाएंगे सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? अब देखो, अब और क्या क्या मुद्दा है यहां पे, ध्यान से सुनना। तो अब अगला मुद्दा यह है सर कि ठीक है, सीढ़ी का जो एक एंड पॉइंट है सर वो यहां होना चाहिए। तो मुद्दा यह है सर कि ये जो सीढ़ी रिपेयर वर्क के लिए लगेगी, इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, यानी जमीन के साथ कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये सीढ़ी ऐसे इंक्लाइंड है या ऐसे इंक्लाइंड है या ऐसे इंक्लाइंड है या ऐसे इंक्लाइंड है या ऐसे इंक्लाइंड है, ये तो हमें पता नहीं है सर। तो हमें बताया गया है कि सीढ़ी का जमीन के साथ इंक्लिनेशन कितना है सर। ध्यान से सुनिएगा, हमें बताया जा रहा है सर कि सीढ़ी इस तरीके से इंक्लाइंड है कि जमीन के साथ ये 60 डिग्री बना रही है सर। यानी कि मुझे यहां पे पता लग रहा है कि सीढ़ी इस तरीके से इंक्लाइंड है कि वो जमीन के साथ 60 डिग्री बना रही है। तो मान लो यही वो इंक्लिनेशन है जो कि 60 डिग्री दे रहा होगा। इतना क्लियर है? अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है,
अब यहां पे इंटरेस्टिंग ये है सर कि ये वाली सिचुएशन दो तरीके से बन सकती है सर। हमारी सीढ़ी पोल पे ऐसे भी लगाई जा सकती थी, ऐसे भी तो लगाई जा सकती थी, यहां पे भी तो कोई ऐसी लाइन होगी जहां पे आप सीढ़ी लगा दोगे सर तो 60 डिग्री की कहानी बन जाएगी। यानी ऐसे भी सिचुएशन पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है। तो मुद्दा यह है सर, ऐसे सॉल्व करें या फिर इसको कंसीडर करके सॉल्व करें, तो यहां पे आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इसको लेके बनाना चाहते हो या फिर आप इसको लेके बनाना चाहते हो। आप दोनों में से किसी को लेके आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन पे किसी भी किस्म का फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। तो मान लो मैं इसको लेके आगे बढ़ता हूं, तो इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिगर बन गया है सर, क्लियर है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर। अगर ये टोटल 4 मीटर है और आपको ये बता दिया गया है कि इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस 1.3 मीटर है, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है, क्या आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल आसानी से कर सकते हो सर। तो 4 में 1.3 को घटा दो, कितना हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा 2.7 मीटर, 2.7 3.74, हाँ सही है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? 2.7 मीटर। अब यहां पे अपने फिगर को ऑब्जर्व करो सर, ध्यान से देखना। तो आपको यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान से देखो। तो आपको बताना है कि इस सिचुएशन के लिए ये जो सीढ़ी लगाई गई है ना, इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ये आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। तो हमने बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से यहां पे अपना फिगर बना लिया। फटाफट इसको नोट डाउन करिए। तो फिगर की कहानी कैसे है सभी को समझ में आया, आना चाहिए। देखो यहां पे स्टूडेंट गलती कहां कर सकते हैं? गलती की पॉसिबिलिटी बस एक पॉइंट में है और वो है ये 1.3 मीटर वाला पॉइंट। अगर स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ेंगे कि ये 1.3 मीटर को कैसे मेजर किया है, तो वो हो सकता है ये कंसीडर कर लें कि बॉटम से 1.3 मीटर की दूरी पे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत ध्यान से लिखा गया है कि टॉप से 1.3 मीटर की दूरी पे जब नीचे आएंगे तो वहां पे रिपेयर वर्क करना है। तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, वरना थोड़ी सी गलती से पूरा सवाल गलत हो सकता है। इसी वजह से मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को अच्छे से टाइम लो और ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अगर आपने कुछ भी चीज को ठीक से नहीं पढ़ा या ठीक से नहीं समझा तो आप सही बनाते हुए भी गलत कर जाओगे। क्योंकि ठीक से नहीं पढ़ोगे तो डायग्राम ठीक से नहीं बनेगा, डायग्राम नहीं बना भैया कितनी भी मेहनत कर लो गलत ही आंसर आएगा। तो डायग्राम सही से बनाने के लिए सवाल अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ध्यान दे के अच्छे से सवाल को पढ़ेंगे सर, तो कहानी समझ में आ रही है, सभी को आनी चाहिए। तो यहां पे ये चीज मैंने पहले से बना रखी थी सर, तो यहां पे आ जाते हैं ओरिजिनली, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे ओरिजिनली अब आ चुके हैं सर। तो देखो, तो यहां पे इन पॉइंट्स का नामकरण कर दिया गया है सर। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी नामकरण कर सकते हो। तो जिसने फिगर दिया उसने ABCD यूज किया, आप PQRS यूज कर लो, WXYZ यूज कर लो, जो आपकी मर्जी है सर। अब देखो यहां पे तो कुल मिला के मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये मेरे BD की लेंथ कितनी होगी सर, क्लियर है। तो हमारा 70% काम तो हो गया है सर। अब अपने 30% काम के लिए अपने टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। तो हमें, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं सर कि क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो क्या जवाब दो कहोगे? सर तुरंत दो बातें ऑब्जर्व हो रही है। अब तुरंत कहोगे कि सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व हो रहा है और यहां पे मुझे ढेर सारा डाटा साइड और एंगल के टर्म में ऑब्जर्व हो रहा है। तो अब मेरे दिमाग में आएगा कि मैथ्स का वो कौन सा कंसेप्ट होता है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए साइड और एंगल के कॉम्बिनेशन के टर्म में काम करता है। तुरंत जवाब दोगे सर कि मैथ्स में जो कंसेप्ट ये करता है वो होता है टी रेशियोज का कंसेप्ट। तो आपको समझ में आ चुका है टी रेशियोज की कहानी यहां पे अप्लाई करनी है। अब टी रेशियोज तो 6 होते हैं, यहां कौन से अप्लाई होगा सर? अगेन एक और कंसेप्ट जानते हैं। तो कंसेप्ट के हिसाब से हम यहां पे ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के कौन से साइड्स पे चर्चा हो रही है। तो कौन से साइड्स पे चर्चा होने का मतलब यह है कि हम ये देखेंगे कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के कौन से साइड्स की कहानी गिवन है और किन साइड्स की कहानी फाइंड आउट करनी है। दोनों कहानी को कंबाइन कर देते हैं सर। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि मैंने यहां पे इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया है कि इस वाले साइड की कहानी गिवन है, इस वाले की कैलकुलेट करनी है सर। ये है क्या? PBH के टर्म में देखते हैं सर। तो थीटा के हिसाब से मुझे पता है सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करता है, ये बेस का काम करने लगेगा, ये हाइपोटेनियस का काम करने लगेगा। तो कंसेप्ट के हिसाब से अपने साइड की कहानी मुझे दिख रही है सर कि कहानी जो भी है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के टर्म में है सर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के टर्म में। तो कौन से टी रेशियोज होते हैं जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे एक साथ बात करते हैं? क्या दोगे सर? इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे एक साथ बात करने वाले दो टी रेशियोज होते हैं, एक तो साइन
और दूसरा कोसेक होता है सर। क्लियर है? अगेन आपको सिखाया है कि जब बेसिक वाले से काम हो रहा हो तो रेसिप्रोकल पे जाने की जरूरत नहीं है, साइन अप्लाई कर देंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं सर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या नाम लिखे सर यहां पे? तो फिगर के हिसाब से ट्रायंगल का नाम है बीसीडी। तो इन ट्रायंगल बीसीडी यहां पे बोल देंगे साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर। अब देखो मुझे पता है कि साइन थीटा सर P बाई एच होता है, तो फिगर के हिसाब से P क्या है सर? फिगर के हिसाब से P है आपका 2.7 मीटर डिवाइडेड बाई H, फिगर के हिसाब से H, इसी H यानी कि BD को मुझे कैलकुलेट करना है सर। यहां पे कैलकुलेशन पे चलते हैं, तो यहां पे पहले वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। तो साइन 60 कितना होता है सर? √3/2, ये बराबर 2.7 मीटर डिवाइडेड बाय BD। तो यहां पे BD की वैल्यू क्या बता दोगे सर? तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा √3 इंटू BD बराबर 2.7 इंटू 2 मीटर। यहां से अब कह दूंगा सर BD बराबर √3 को उस तरफ भेज देता हूं, तो 2.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 दिख रहा है सर। अभी रैशनलाइज नहीं है, रैशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर नीचे पहले ही मल्टीप्लाई कर लेंगे सर। यहां पे कर लिया, तो अब मेरे पास आ रहा है 2.7 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा सर। अगर मैं 2.7 से डेसिमल को हटा दूंगा सर तो 27/10 हो जाएगा, यानी कि नीचे एक 10 आ जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे सर 3 9 जा 27 हो जाएगा, तो ये आ गया सर 18√3 डिवाइडेड बाई 10 मीटर। तो यहां पे अब मैं बोल दूंगा फाइनल आंसर सर 18/10 यानी कि 1.8√3 मीटर। यहां पे अपना फाइनल आंसर बोल दूंगा सर 1.8√3 मीटर। आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 डाल के पूरा मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपना BD कैलकुलेट कर लिया है, और यही मुझे कैलकुलेट करना था क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा था कि इस सिचुएशन में लैडर की लेंथ कितनी होगी। तो यही तो मेरे लैडर की लेंथ है सर BD, जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फुद्दू सवाल देखो, हाइट एंड डिस्टेंस के ना सवाल आप लोगों को पता नहीं था, आपने इस तरीके से पढ़ा नहीं था, इसलिए टफ लगता था। एक बार मेरे को पढ़ाने दो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और बार बार कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर की कहानी कॉम्पिटिशन्स में आगे मिलने वाली है, 11-12 के मैथ्स में मिलने वाली है, 10th लेवल के मैथ्स पे बेस्ड जो SSC के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आता है भैया हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री। तो हर जगह मिलेगा, तो अच्छे से ध्यान से यहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहानी समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए। तो फटाफट यहां पे कहानी को नोट डाउन करें सर। तो अगेन प्रेजेंटेशन का पार्ट बनाना आपका होमवर्क रहेगा, सबसे बनना चाहिए। क्लियर है सर? तो इस सवाल के साथ अपने लेक्चर की कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सवाल में जितनी चीजें, या फिर इसके पहले वाले सवाल में भी जितनी चीजें बताई, वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट होता है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक और अरेंज्ड। और मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि आपको शुरुआत की कुछ चीजें फ्री में दे के ललचाए, बाद में पैसे मांगे। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, कोर्स का, कंपटीशन का, पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।